नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। उत्तर भारत में अब ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई हिस्सों में अब रात का तापमान तेजी से गिर रहा है, साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। ऐसे में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मौसम विभाग के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान भी 19 डिग्री सेल्सियस तक ही रहने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह कहा है कि मंगलवार को तापमान इतना कम था कि उसे शीतलहर की श्रेणी में रखा जा सकता था। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों को भी कोल्ड डे घोषित किया है। आज का दिन भी कोल्ड डे में ही रखा गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो लगातार अब ठंड का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। ठंड लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। इतना नीचे पारा जो है वो लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और अगले 3 दिन भी, आज का दिन कोल्ड डे है ही और इसके अलावा अगले जो 3 दिन है वो भी कोल्ड डे रहने वाले हैं। मौसम विभाग की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। लगातार पारा जो है वो लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। धुंध कोहरे का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है और साथ ही साथ हवाई यातायात भी प्रभावित हो रहा है। ठंड का प्रकोप लगातार दिल्ली एनसीआर के इलाके में काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान भी कोई ज़्यादा नहीं रहने वाला है। 19 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का तापमान आज का रहने वाला है। और इसके अलावा अगर बात की जाए अगले आने वाले दिनों की, अगले 3 से 4 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। मौसम विभाग की तरफ से तमाम जो अलर्ट हैं वो जारी किए गए हैं हम लोगों को, ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ज़्यादा हम लोगों को ना उठानी पड़े और एहतियात बरता जा सके। लेकिन जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है मौसम विभाग की तरफ से? और फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे दिल्ली का जो मौसम है वो किस तरीके का आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से मौसम विभाग की माने तो कहीं ना कहीं अभी भी यही कहा गया मौसम विभाग की तरफ से 2 से 3 दिन लगातार ठंड का शीतलहर जो है वो बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों को ठंड का कहर देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें खास तौर पर उन लोगों की जो बेचारे सड़कों के किनारे पे रहते हैं तिरपाल वगैरह डाल के या फिर एक छोटे से कंबल के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ठंड जरूर बढ़ रही है और जो तापमान है यानी कि वो 4 डिग्री के आसपास जा चुका है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है इसके अंदर, कहीं कहीं ना कहीं जो ठंड जो आने वाले दिनों के अंदर जैसे जैसे बढ़ेगी तो दिल्ली के अंदर और ज्यादा शीतलहर भी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं ठंड का जो असर है वो जनता को देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता अभी भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं बाहर निकलती है, ताकि जो लोग जिनके पास घर नहीं है या फिर रैन बसेरे में रहने के मजबूर है। वहीं कहीं ना कहीं बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के जो रैन बसेरे हैं वो अभी तक वैसे ही फुल है, क्योंकि कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उनमें गिनती के लोग वगैरह रह सकते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही हैं। मगर उन लोगों को खासी दिक्कत है जो सड़कों के किनारे पर फुटपाथ पर रहने के मजबूर हैं। जी जी बिल्कुल राजीव तिवारी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, हाड़ को कपा देने वाली ये ठंड है और रैन बसेरों की स्थिति आपने जिस तरीके से बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से फुल है रैन बसेरे, लेकिन ऐसे में जो लोग फुटपाथ पर रहने वाले हैं उनके लिए सरकार की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल पता है, जिस तरीके से अभी रैन बसेरे जो बिल्कुल फुल चल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जगह नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग वैसे रखनी है क्योंकि कोरोना चल रहा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार अभी तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है जो सड़कों के किनारे पर रहती है या फिर फुटपाथ पर रहने के मजबूर है, क्योंकि उनके पास ना तो जगह होती है ना ही सर छुपाने की जगह होती है। और कहीं ना कहीं जो तिरपाल या पन्नी वगैरह डालकर किसी तरीके से गुजारा करते हैं वो कहीं ना कहीं अब परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी तेज हो चुकी है, इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हाथ पैर भी ठंडे पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं दिक्कत बात करें जिस तरीके से अब किसान भी बैठे हुए हैं सड़कों पर, वो भी कहीं ना कहीं ठंड का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 21 दिन हो चुके हैं उनको भी। और कहीं ना कहीं एक तरफ तो सरकार से मांग है, दूसरी तरफ ठंड का कहर पड़ रहा है। तो सोचिए उनका अंदाजा क्या होगा जो उनके साथ बच्चे आए हुए हैं या बिल्कुल। महिलाएं हैं,
खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार अभी भी उनकी तरफ ऐसा कोई गौर नहीं कर रही है, क्योंकि ठंड बढ़ती चली जा रही है और आने वाले दिनों के अंदर ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। तो दिल्ली सरकार को चाहिए कोई कदम उठाए जाए या फिर उनको गर्म कपड़े दिए जाए या उनके रहने का इंतजाम किया जा सके। मगर अभी कुछ संस्थाएं जरूर हैं जो लोगों तक कंबल वगैरह बांटने का काम शुरू कर चुकी हैं। जी बिल्कुल राजीव, किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति जरूर की जा रही है, लगातार किसान आंदोलन को भुनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो लोग ऐसी सर्दी में ऐसी ठंड में परेशान हो रहे हैं उनके बारे में दिल्ली सरकार की तरफ से फिलहाल कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस बात करें दिल्ली सरकार की या फिर केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार भी उन किसानों के बारे में नहीं सोच रही। ना तो उनका जो कानून कृषि कानून है ना उसको वापस ले रही है, और दूसरा जो ठंड के वजह से बैठे हुए हैं यानी कि उनके साथ महिलाएं जो बच्चे हैं ना ही उनके लिए सोचा जा रहा है। बात करें जिस तरीके से बॉर्डर की, बॉर्डर से सटा हुआ मतलब फरीदाबाद भी लगता है तो हरियाणा का बॉर्डर लग जाता है, वहां से भी कि उस ऐसी कोई सुविधा नहीं है किसानों के लिए जो वो ठंड से बच सके। ना ही दिल्ली से बात करें तो दिल्ली की सरकार भी उनके लिए बेशक खाने वगैरह की सुविधा जरूर कर रही है, मगर वो सुविधा नहीं दे पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए या फिर महिलाओं के लिए कंबल बांटे जाएं या फिर उनके लिए कोई ऐसा इंतजाम किया जाए जिसमें टेंट वगैरह लगा के, ताकि उनको ठंड से थोड़ा सा राहत मिल सके। मगर अब जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है, यानी कि वैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री जा चुका है और कहीं ना कहीं और ज्यादा गिर सकता है टेम्परेचर, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी जनता को, खासतौर पर उन किसानों को जो उनके साथ बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं या फिर जो उनकी बात करें जो फुटपाथ पर रहने को मजबूर है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकारों को सोचना चाहिए इनके बारे में भी, ताकि इनको भी थोड़ा बहुत राहत मिल सके। जी जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर बात किसानों की जाए तो किसानों के पास फिर भी कुछ ना कुछ इंतजाम होते हैं, लेकिन जो लोग फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं, जो झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में इस तरीके के संसाधन जो है वो नहीं होते हैं ताकि वो सर्दी से अपना बचाव कर सकें। लेकिन उनके बारे में जिस तरीके से प्रशासन या फिर सरकार की जो लापरवाही देखने को मिल रही है, उसका काफ़ी खामियाजा जो है, काफ़ी नुकसान जो है ऐसे लोगों को उठाना पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल सही कहा इन्हें। एक चीज तो स्पष्ट, सरकारें बेशक राजनीति करती है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं सोचती। अगर जनता के बारे में सोचती तो कहीं ना कहीं उनके लिए सुविधाएं कराने की कोशिश की जाती है। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसानों ने बेशक ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर अपना टेंट वगैरह लगा के या पन्नी वगैरह लगा के कम से कम अपना इतना तो कर रखा है उन्होंने कि महिलाओं को उसके अंदर या बच्चों को उनको उसके अंदर बिठा जी देते हैं या सुला देते हैं। मगर जेंट्स तो किसी ना किसी तरीके से बाहर ही गुजारनी पड़ती है, क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे या फिर आग का सहारा लेता है ताकि कहीं ना कहीं उसको राहत मिल सके। मगर बात करें जो फुटपाथ पर रहने के मजबूर है, चाहे वो दिल्ली के हों या फिर किसी और राज्य के हों, क्योंकि जो रिक्शे वगैरह चलाते हैं या बैटरी रिक्शा चलाते हैं या फिर सामान ढुलाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी सड़कों पर गुजारा करने के लिए मजबूर है। क्योंकि आज भी हमने देखा सुबह बेचारे जो मजदूर थे वो लगभग एक पन्नी या फिर एक टेंट एक चादर बिछा के जमीन पे पड़े हुए हैं और ऊपर से एक छोटा सा कंबल डाल रखा है। तो उसके अंदर सोचिए आप इतनी ठंड के अंदर वो गुजारा कैसे करेगा। और सरकार उस तरफ नहीं सोचती है, सिर्फ खाना पूर्ति करती नजर आती है, क्योंकि जी हमने रैन बसेरे बना दिए, हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया है, मगर उनके लिए रहने के लिए जो लोग आ गए वो कहाँ से उनके लिए इंतजाम किए जाए, वो सोचना तो चाहिए सरकारों को। जी जी, और वही मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी है, कब तक इस तरीके से ठंड जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए बिल्कुल बताया, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया लगभग 3 दिन इसी तरीके के शीतलहर चलती रहेगी, क्योंकि पहाड़ी एरिया पर जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है और उसकी जो शीतलहर दिल्ली के अंदर आ रही है, यानी कि हवा जो दिल्ली के अंदर आ रही है वो कहीं ना कहीं ठंड का स्तर बढ़ाती चली जा रही है। वैसे भी आज का जो तापमान है वो यानी कि 4 डिग्री जा चुका है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा तापमान जो है वो गिर सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को कड़े कदम उठाने चाहिए, और सरकारों को खासतौर पर उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो फुटपाथ पर किनारे पर रहने पर मजबूर है। क्या ना कि उनके पास खाने की व्यवस्था हो पाती है, ना ही रहने की व्यवस्था हो पाती है, और खुले आसमान के नीचे या फिर बारिश जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं सर छुपाने के लिए कितनी दिक्कतें होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर बात की जाए, किसान आंदोलन लगातार जारी है। हरियाणा प्रदेश में किसान आंदोलन के बीच एसवाईएल का मुद्दा भी अब गर्मा गया है, जहां विपक्ष और किसान बीजेपी पर हरियाणा और पंजाब के किसानों को बांटने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे प्रदेश की जीवन रेखा बताते हुए इसे प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बता रही है। एएनबी न्यूज पर हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विपक्ष पर निशाना साधा है। जो आरोप बीजेपी पर लग रहा है हरियाणा पंजाब के किसानों को बांटने का, उस पर उन्होंने जवाब दिया है। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने भी एएनबी न्यूज से खास बातचीत में यह साफ कहा है कि वो एसवाईएल पर सरकार का साथ देंगे, लेकिन पहले हरियाणा सरकार इन कानूनों को रद्द करवाए।
पानी का मुद्दा जरूर बढ़ा है, लेकिन एसवाईएल का इस समय जिस समय किसान आंदोलन कर रहे हैं जोरों पे, वो जो कानून का जो विरोध कर रहे हैं उसमें आरोप लग रहा है बड़ा कि बीजेपी जो है वो एसवाईएल का मुद्दा जान के लेके आई, उठाया है इसलिए कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान आपस में बट जाए। एसवाइल का मुद्दा पीछे 40 साल से है। एसवाइल का कितने ट्रिब्यूनल में गया, कितनी सरकारों ने उठाया। पीछे अभय चौटाला जी नहर खोदने भी गए थे, हुड्डा साहब ने भी कोशिश की, और हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने गंभीरता से इस कोर्ट में केस को प्लीड करके हरियाणा के हक में फाइनल फैसला करा दिया। इस देश में कानून का राज है, कानून की व्याख्या कौन करता है, कानून का सही कौन बताता है? सुप्रीम कोर्ट है। उसने साफ कह दिया कि एसवाईएल की नहर बननी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा पिछली तारीख पे कि हरियाणा मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री बैठ के आपस में फैसला कर लें, नहीं तो हम फैसला करेंगे। अब ये जब इतने मुद्दे चल रहे हैं, हरियाणा के भी कुछ नेता बैठे हैं, किसान नेता, हरियाणा के विपक्ष के नेता भी बार बार जाके धरने पे जा रहे हैं, और 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। इस दौर में 20, 30, 40 पॉइंट के अंदर अगर एक पॉइंट हमारे हरियाणा के किसान का आ जाए तो किसी को क्या एतराज हो सकता है? हरियाणा के हक में फैसला है, अब जब उठा रही है तो उसको फिर नेगेटिव तौर पे देखा जा रहा है। हो सकता है मिल जाए एसवाईएल का पानी। हम नेगेटिव नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे हैं सरकार आज ही इन तीनों बिलों को निरस्त कराए। कल से ही हम उनके साथ एसवाईएल के लिए खड़े हैं। एसवाईएल हरियाणा प्रदेश का हक है। हरियाणा और पंजाब का डिस्प्यूट था, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी हुई है, वो हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। परंतु ऐसे समय में जब देश का किसान इकट्ठे होकर लड़ रहा है अपनी खेती बचाने के लिए, अगर खेत ही नहीं रहेंगे तो उनके पास क्या बचेगा? तो आज खेत बचाने का मुद्दा है, आज गरीब आदमी को अनाज सस्ता मिले इस चीज का मुद्दा है, आम आदमी को अनाज मिले इसका मुद्दा है। आज उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। आज लड़ाई तो हमने पहले भी लड़ी, आज भी सड़क पे। अभिषेक तक्षक इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि अभिषेक ने ही इन दोनों नेताओं से भी खास बातचीत की है। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में? क्योंकि जिस तरीके से जमीन पर जो आरोप फिलहाल बीजेपी पर लग रहा है कि अब एसवाईएल का मुद्दा डालकर के बीच में, किसान आंदोलन के बीच में, इस आंदोलन को ही कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पंजाब और हरियाणा के किसानों में आपसी जो मतभेद है वो पैदा हो सकता है। और ऐसे में अब किस तरीके से इसको राजनीतिक मुद्दा जो है वो बना लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है इस समय किसान आंदोलन चरम पर है, और ऐसे में एसवाईएल का जो मुद्दा आया है, ये कांग्रेस विपक्ष का बड़ा आरोप है कि बीजेपी की ओर से इसको इसलिए लाया गया ताकि पंजाब और हरियाणा के जो किसान है आपस में बढ़ जाए, और जो उनका किसान आंदोलन है वो कमजोर पड़ जाए। क्योंकि उनका ये कहना है कि इस समय ये जो लड़ाई है वो जमीन बचाने की है, फसल की कीमत अच्छी मिले उसकी लड़ाई है, किसान उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे में जो एसवाईएल का जो मुद्दा है वो नहीं होना चाहिए था, पहले किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उनके हक में जो ये कानून है रद्द होने चाहिए थे, उसके बाद हम साथ हैं बीजेपी के एसवाईएल के लिए। एसवाईएल का पानी जरूर प्रदेश को मिलना चाहिए, और ये अभी सही उचित समय नहीं है। जी, लेकिन जिस तरीके से ये जो आरोप लगाए गए हैं और उन पर जिस तरीके से सफाई देते हुए नजर आए कृषि मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हरियाणा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा एसवाईएल का पानी है, और पानी ही जीवन रेखा है किसानों के लिए, हरियाणा के लिए। तो ऐसे में क्या क्या रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं किसान नेताओं के, या किसानों के, हरियाणा या पंजाब के किसानों के? बिल्कुल, देखिए कृषि मंत्री ने एक पक्ष लेते हुए ये कहा कि हमारी सेंटर में दिल्ली में हमारी विधायकों की और सांसदों की बैठक हुई थी, उसमें ये कहा गया कि एसवाईएल का पानी की हमारे को लड़ाई लड़नी चाहिए, और ये पहली जो हक है हरियाणा का, जो पहली जरूरत, जो सबसे बड़ी जरूरत कह सकते हैं इसको, वो पानी की है, क्योंकि पानी लगातार सीमित होता जा रहा है। तो इसलिए एसवाईएल का पानी जो है वो जरूरी है, सबसे पहले पानी की लड़ाई लड़नी चाहिए, उसके बाद जो है और बाकी जो चीजें जरूरतें हैं उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन इसमें सवाल ये खड़ा होता है, सबसे बड़ा जो सवाल है कि इस समय जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पंजाब के भी हैं, हरियाणा के हैं, तो इसमें जो एसवाईएल का जो जिन है, जो कि आम तौर पर देखा जाता है चुनावों के दौरान ये सामने आता है, ये एसवाईएल नेताओं की तरफ से वादे किए जाते हैं कि एसवाईएल का पानी प्रदेश को मिलेगा, उसकी हक की जो लड़ाई, क्योंकि 4 साल पहले जो हरियाणा के पक्ष में फैसला आया था, और
ये विपक्ष सर्वदलीय एक बैठक हुई थी जिसमें ये फैसला लिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी दल के नेता बैठक करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि हरियाणा को पंजाब से एसवाईएल का जो उनका हक का पानी है वो लाया जाए, क्योंकि इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस समय एसवाईएल का जब फिर एक बार मुद्दा उठा तो विपक्ष को और या किसानों को इस लगने लगा है कि ये पंजाब और हरियाणा के किसानों को आपस में बांटने की वजह से एसवाईएल का मुद्दे को उठाया गया। जी, लेकिन जिस तरीके से एसवाईएल का मुद्दा वो उठा है, ऐसे में क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से किसान जो लगातार वहां पर दिल्ली में डटे हुए हैं और जो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ इन केंद्रीय जो कानून है कृषि संबंधित उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्या उनमें भी कोई विरोधाभास देखने को मिल रहा है? नहीं देखिए, जो राजनीतिक ज्ञाता है या उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस समय जो एसवाईएल का है वो ज्यादा जो मुद्दा है ज्यादा टूल नहीं पकड़ेगा, क्योंकि किसान अब समझदार हो गया है। किसान को ये अच्छी तरह मालूम है कि उसकी जो लड़ाई है वो कृषि कानूनों को रद्द करवाने की है। एसवाईएल का जो विषय है वो बाद का है। वो उनका साफ तौर पर कई जो किसान नेताओं से या किसानों से बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि एसवाईएल के लिए हम आपसी दोनों पंजाब और हरियाणा का मुद्दा है, इसको हम आपस में बैठ के सुलझा लेंगे, लेकिन आज की जो लड़ाई है हमारी वो हमारी एमएसपी की और जो 3 कृषि कानून हैं इनको रद्द करवाने की है। जी बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, ठंड में भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं किसान, लेकिन इसी बीच तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस आंदोलन को खत्म करने की, कमजोर करने की कोशिश भी की जा रही है। इन्हीं में से अब एक ये नया बखेड़ा हरियाणा सरकार ने खड़ा कर दिया है एसवाईएल का मुद्दा अब इसमें डाल करके। लेकिन अब ये देखना होगा कि एसवाईएल के मुद्दे पर, एसवाईएल का जो मुद्दा गरमा रहा है फिलहाल, वो कितना गरमाता है या सिर्फ राजनीति में सिमट करके रह जाता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर कि केंद्र सरकार के खिलाफ शिवसेना ने मोर्चा खोलते हुए ये विरोध प्रदर्शन किया है। कोपरगांव तहसील में शिवाजी महाराज की मूर्ति के पास ये धरना प्रदर्शन किया गया और इस धरने प्रदर्शन में अगर बात की जाए, जो नेता किसान के आंदोलन को लेकर के जिस तरीके से जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उनमें से राव साहेब दानवे भी एक हैं, उनका भी विरोध यहां पर किया गया। शिवसेना नेताओं की तरफ से उन पर भी जमकर के भड़ास निकाली गई। आंदोलन के समय केंद्र सरकार और राव साहेब दानवे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शिवसेना नेता असलम शेख का यह कहना है कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने का वादा किया था। आज सत्ता में होने के बावजूद भी सरकार पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने में नाकाम नजर आ रही है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और यही वो पार्टी है जब पहले बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों का विरोध करती थी।
पेट्रोल डीजल का दाम जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसको जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों का पहले विरोध करती थी भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी, और सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर के अब निशाना साधा है शिवसेना कार्यकर्ताओं ने, शिवसेना के नेताओं ने। ये हाथों में बैनर पोस्टर्स लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। अब लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश है, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी शिवसेना, लेकिन जब से शिवसेना गठबंधन से अलग हुई है, गठबंधन में रहते हुए भी शिवसेना ने कई बार सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, लेकिन जब गठबंधन से अलग हो गई तो अब पूरी तरह से शिवसेना खुलकर केंद्र सरकार का विरोध करती हुई नजर आती है। और एक बार फिर से जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के जो बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उन पर भी, ऐसे नेताओं पर भी जमकर के भड़ास शिवसेना कार्यकर्ताओं ने निकाली है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर के अब विरोध भी शुरू हो गए? देखिए जितेंद्र, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में जो है पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महीनों में दो बार, तीन बार पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर आम जनता बेहाल है जी। अब सरकार की अगर बात करें तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने आने से पहले ये कहा था कि आने के बाद जो है पेट्रोल डीजल की जो बढ़ोतरी है उसको हम कम कर देंगे, लेकिन 2 बार सरकार आने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दामों में जो है कम नहीं किए गए, लेकिन लगातार बढ़ोतरी जरूर हो रही है। ऐसे में लेकर जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर इलाके में जो है तमाम शिवसैनिकों ने इसका विरोध किया, और विरोध करते हुए महाराष्ट्र केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा और कहा कि केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे वो झूठे वादे थे। केंद्र सरकार में आने से पहले कही थी कि आने के बाद जो पेट्रोल डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी लगातार हो उसको कम कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कुछ भी नहीं किया, जबकि दाम लगातार बढ़ते जा रहे। ऐसे में दूसरी तरफ केंद्र के जो मंत्री हैं राजपाल दानवे, उन्होंने साफ तौर पर किसानों आंदोलन को लेकर यह साफ तौर पर कहा था कि किसानों के बीच में किसान नहीं बल्कि शैतान लोग जो है इस आंदोलन को आगाज कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको भी घेरने की कहीं कहीं कोशिश शिवसेना के असलम शेख ने किया है जी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के क्या बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि लगातार किसान आंदोलन को लेकर के बीजेपी की किरकिरी हो रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, खासतौर पर अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात की जाए तो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए बीजेपी अपने नेताओं के बारे में तो नहीं बोलती है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों की अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहा है उस पर साफ तौर पे क्रूड ऑयल की जो है खपत है वो कहीं न कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि लगातार दामों में बढ़ोतरी है। हालांकि लगाम लगाने की बात जरूर सामने आ रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कोई लगाम नहीं लगा है, लेकिन लगातार जो है इसका विरोध आंदोलन जारी है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से पूछा जा रहा है क्या यही है अच्छे दिन, क्या यही उम्मीद थी जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से? देखिए सरकार ने जो मैनिफेस्टो दिया था उस मैनिफेस्टो के तहत एक भी जो चीजें दावे पूरे किए नहीं गए हैं। ये कहना है महाराष्ट्र के जो शिवसेना आघाड़ी सरकार है साफ तौर पे ये कहती है कि बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले तमाम वादे तो की, लेकिन आने के बाद सब वादे भूल गई। ऐसे में शिवसैनिक लगातार विरोध कर रहा है कि आम जनता से जुड़ी हुई जो चीजें हैं पेट्रोल और डीजल, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी चलती है, अगर वो चीजें लगातार बढ़ती तो कहीं न कहीं आम जनता की जेब पर इसका बहुत असर होता है और हो रहा है। इसको लेकर सरकार जो है जरूर कम करना चाहिए। और जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार महीने में 3 बार हो रही है, उस पर भी कहीं न कहीं लगाम लगना चाहिए। लेकिन क्रूड ऑयल की जो है घटती कीमत के बावजूद केंद्र सरकार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार कर रही है, इस पे लगाम लगाना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर बात की जाए सत्यप्रकाश, क्योंकि जिस तरीके से जब तक जो शिवसेना है वो बीजेपी के साथ इनका गठबंधन था तब भी शिवसेना बीजेपी पर तंज कसती रहती थी और आईना दिखाने का काम करती थी, लेकिन जब से गठबंधन टूटा है तब से कुछ ज्यादा ही हमलावर शिवसेना नजर आ रही।
देखिए, राजनीतिक पार्टियों में मौके मिलने चाहिए। ऐसे में एक बार जब सरकार मौका दी है तो जाहिर तौर पर शिवसेना आक्रामक हो गई है। ये पहला मौका नहीं है, जब भी मौका मिलता है शिवसेना अपने साथी के साथ भी इस तरह की चीजें बयानबाजी करते रही है। जी लेकिन अब आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो जाहिर तौर पर इस तरह का करना लाजमी है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए सत्य प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।